थे। तो देखेंगे सबसे पहले भारत में संवैधानिक विकास क्रम में जो सबसे पहले जो संवैधानिक विकास क्रम होता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी में आप देखोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह आदेश दिया गया कि वो प्रशासन, राजस्व एवं सैन्य और असैन्य संबंधी समस्त विवरण वित्त विभाग और अन्य सचिव के प्रमुख प्रस्तुत करें। इस तरह पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनियम का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे किस एक्ट में ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में विनियमन का अधिकार दिया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्या था, तो इस एक्ट में देखेंगे तो भारत में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले देखोगे तो मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ मामलों में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया। इसका प्रमुख किसे बनाया गया था? प्रमुख गवर्नर जनरल को बनाएगा। गवर्नर जनरल ने अपने 4 सदस्यीय काउंसिल की सहायता से कार्य करता था। गवर्नर जनरल में कितने सदस्य काउंसिल होते थे? काउंसिल में कितने लोग होते थे? क्या तो सदस्य? 4 होते थे। कितने होते थे? 4 सदस्य होते। ध्यान में रखेंगे इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, या फिर संघीय न्यायालय भी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और ये स्थापना 1774 में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिसमें से मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए थे? एलिजा एमपी के बनाए गए थे। लेकिन इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा 3 और भी मुख्य न्यायाधीश थे। उनका नाम क्या था? एक का नाम था हाइड, एक का नाम था चैम्बर, ठीक है, एक का नाम था लैमेस्टर की लिमेस्टर जो भी था। ठीक है, लिमेस्टर जो भी याद रखे। ठीक है, लिमेस्टर जो था चैम्बर में हाइड हो गया। ठीक है, वैसे भी याद करने के HCL। ठीक है, हाइट, चैम्बर, लेमेस्टर, 3 अन्य थे और एक जो थे क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि एलिजा एमपी की बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछेगा भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत किसमें हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि आप इसमें क्या देखते हो, तो इसमें आप देखते हो क्या होता है इसमें, तो आप देखते हैं बंबई तथा मद्रास के गवर्नर प्रेसिडेंसी को कुछ मामलों में कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं से यहीं पे केंद्रीयकरण की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब संवैधानिक विकास के क्रम में दूसरा जो आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स वहां का राजा था, उसके नाम पे एक्ट है, ध्यान में रखेंगे। तो इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया, जिसे राजा नहीं, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर था कि ये राजा था, दोनों में से कुछ था, याद नहीं आ रहा। विलियम पिट प्रधानमंत्री था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे। क्या कहते थे? नियंत्रण बोर्ड कहते थे। इसका काम क्या था? तो इसका काम जो था डायरेक्टर्स के नीति को नियंत्रित करना। डायरेक्टर्स कब बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब बनाया गया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 में बनाया गया था ना, उसी का नियंत्रण करना था। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स के नीति को नियंत्रण करना था। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी तथा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये कब तक चली रही थी? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1858 में जाके क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इस एक्ट में और क्या क्या हुआ था? इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों में तथा इससे भारतीय प्रशासन पे पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश सरकार की कंपनी के मामलों में तथा इसके भारतीय प्रशासन पे मतलब क्या हो गया? तो पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, व्यापार को छोड़कर सभी मामलों में, ठीक है, ध्यान में रखिए, व्यापार को छोड़कर सभी मामले में जिसमें सैन्य थे, असैन्य थे और मतलब राजस्व मामले थे, ठीक है, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रखा गया, जो कि नियंत्रण बोर्ड कहलाता था। क्या कहलाता था? नियंत्रण बोर्ड कहलाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो नियंत्रण बोर्ड के अधीन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन सारे के सारे सैन्य मामले, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कौन सा मामला था? तो केवल के केवल व्यापार था। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन, गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली काउंसिल का नियंत्रण स्थापित हो गया, जो कि 3 बना था ना, एक गवर्नर प्लस 3। अब मुंबई हाँ। तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों का युद्ध कूटनीति के राजस्व के मामले में बंगाल के अधीन कर गया। तो इसमें और भी थोड़ा केंद्रीयकरण को मजबूत कर दिया गया। मतलब युद्ध संबंधी किसी भी तरह का फैसला लेना, समाप्त करना, तो इसके लिए मुंबई और बंगाल का जो प्रेसिडेंसी जो था, सॉरी, मुंबई और मतलब मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था, अब इस मामले में क्या है? स्वतंत्र नहीं है। इस मामले में किसके अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर से मशवरा करेगा। ठीक है, अपने से कोई फैसला नहीं करेगा। 1784 का एक पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आता है 1813 का एक्ट। इस एक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें थी, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे।
इस एक्ट के माध्यम से भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन दो चीज में एकाधिकार बने रहे, चीन के साथ व्यापार एवं चाय के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे कंपनी का एकाधिकार था ना, से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बनी थी, वही पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। मतलब कोई दूसरा ब्रिटिश कंपनी भारत में जाके व्यापार नहीं कर सकता, जबकि ब्रिटिश संसद में बार बार हल्ला होता था। इसे बोल दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी पूर्वी देशों के साथ जाके व्यापार कर सकती है, लेकिन चीन के साथ व्यापार नहीं करेगी और चाय का व्यापार नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी पर व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार को सुरक्षित रह गया दो मामले में, चीन और चाय। किस किस मामले में? तो चीन और चीन प्लस चाय के मामले में मतलब क्या रखा गया? तो चीन प्लस चाय के मामले में क्या रखा गया? तो सुरक्षित रखा गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, चीन प्लस चाय के मामलों में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में। उसके बाद इसमें और भी क्या क्या था? तो इसमें और भी क्या था देख लीजिए। इसमें भारतीय शिक्षा, ठीक है, ध्यान रखें, भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पे, ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये नहीं हो पाया, दूसरी बात है। साथ में ईसाई मिशनरी को भारत में, ठीक है, प्रवेश करने की छूट दी गई है। जब ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश करेगा तो क्या करेगा वो? लोगों का मतलब ईसाई धर्म में क्या करवाएगा? कन्वर्ट करवाएगा। तो अगर पूछेगा चाय और चीन के साथ छोड़ के कंपनी का एकाधिकार किसमें समाप्त किया गया? तो 1813 के एक्ट में था। भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किसमें किया गया? 1813 के एक्ट में था। पूछेगा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म की प्रचार करने की छूट किसमें दी गई? तो वो भी था 1813 के एक्ट में। इसके बाद आप देखोगे 20 साल के बाद फिर से मतलब 1833 आता है, 20 साल के तक आगे बढ़ते जाता है। फिर 20 साल के बाद आया इस एक्ट के, मतलब 20 साल पे कंपनी देखती थी, रिव्यू करती थी, ठीक है। इस एक्ट के तहत कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो कार्य करेगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है से भारत और पूर्वी देशों के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार ही करेगी। कोई भी ब्रिटिश, मतलब कोई भी ब्रिटिश कंपनियां या फिर कोई भी मतलब अन्य मतलब ब्रिटेन की कंपनियां आके भारत में क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। कंपनी अब व्यापारिक इकाई नहीं रह गई, यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई, ठीक है। कंपनी का काम अब केवल, ठीक है, अब क्या था? केवल व्यापारिक कार्य करना नहीं था, अब शुद्ध रूप से मतलब क्या बन गई? तो प्रशासनिक इकाई बन गई कंपनियां। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके माध्यम से क्या हुआ? तो इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन तथा वृत्त का केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। मतलब शक्ति अब किसके पास आ जाएगी? भारत के गवर्नर जनरल के पास। जो बंगाल का गवर्नर जो कहे जाने लगा था, वह भारत का गवर्नर जनरल भी कहे जाने लगा। इस प्रकार जो पहला जो गवर्नर जनरल जो हमारा भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? पहला वेवल था ना, वेवल। विलियम बेंटिक थे। बेंटिक विलियम बेंटिक था। क्या था? ध्यान में रखें, क्या था? विलियम बेंटिक। बेंटिक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गए। कानून निर्मित करने हैं तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को शामिल कर दिया गया, जो विधि क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। 3 को तो पहले से था, अब चौथा आ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य जो था लॉर्ड मैकाले था, जो कि 1834 में अपना विधि संहिता भी एक दिया था, ठीक है, जिसपे अभी भारत सरकार इस कानून को लागू किया गया था 1860 में, ठीक है। 1883 में बना था, 1860 में लागू किया गया था। भारत सरकार भी इस कानून को बदलाव भी किया, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में योग्यता का महत्व दिए जाना, मतलब नियुक्ति करने के लिए अब क्या चीज का इंपोर्टेंस दिया जाएगा? तो अब जाके योग्यता को इंपोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। दास सर, विधि प्रथा का संहिता का उन्मूलन। काम क्या होता है? क्या? विधि संहिता का काम क्या होता है उसका? विधि संहिता आईपीसी सीआरपीसी जो बना हुआ था ना कानून, कानूनों का सूचनाबद्ध तरीका करना, किस तरीके से प्रशासन वगैरह चला जाएगा, कानून क्या रहेगा, कोई आदमी क्राइम करेगा तो उसको कौन सी सजा दिया जाएगा, वही था विधि संहिता, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था 1834 में। 1860 में जाके इसी के ऊपर कानून को लागू कर दिया गया, ठीक है, जो कि अभी तक चल रहा था। कुछ दिन पहले तक भारत सरकार ने इसके बहुत सारे कानून को बदलाव किए, जो कि पहले क्लास में पढ़ाया था। यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा हुआ है, जाके जरूर देखिए सभी लोग, ठीक है। करंट वाला सेक्शन में मिलेगा ये वीडियो, ठीक है। इससे एग्जाम में प्रश्न आएगा। इस एक्ट के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में योग्यता का महत्व को दिया जाने लगा। दास प्रथा के उन्मूलन के निर्देश इसी एक्ट में थे। अगर बात करें दास प्रथा के, 1833 के एक्ट में दास प्रथा को उन्मूलन करने की बात कही गई थी, लेकिन दास प्रथा भारत में 1843 में उन्मूलन होता है। कब होता है? 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध कराने के उद्देश्य से 1833 में मैकाले की अवस्था में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो कि 34वें विधि आयोग बनकर मतलब विधि बनकर तैयार होता है, ठीक है। आप चलते फिर 20 वर्ष के बाद 1853। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का क्या किया गया? पृथककरण किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई।
विधान परिषद द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल क्या था? तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद द्वारा पारित किए गए, ठीक है, किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो करने का अधिकार दिया गया। इसके माध्यम से कंपनी के डायरेक्टर्स की नियुक्ति से संबंधित अधिकार को वापस ले लिया गया। अब नियुक्तियां मतलब किस होती थी? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही होती थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 1853 का चैप्टर इसमें क्या था? तो इस माध्यम में कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का क्या किया गया? पृथक्करण कर दिया गया। ठीक है, बांट दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। यही पूछेगा, ठीक है, किस चार्टर एक्ट में विधान परिषद की पहली बार स्थापना की गई? तो 1853 में। ठीक है, विधान परिषद द्वारा किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल क्या कर सकते थे? वीटो का अधिकार था गवर्नर के पास। ठीक है, इसके माध्यम से कंपनी के डायरेक्टरों से नियुक्ति संबंधी अधिकार जो थे वापस ले लिए। कंपनी के डायरेक्टर को नियुक्ति करने का अधिकार था ना, वो अधिकार उनसे वापस ले लिया गया। अब नियुक्ति कैसे होगा? तो नियुक्ति अब परीक्षा के माध्यम से होगी। अब क्या थी? ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, फिर 20 साल के बाद आना था, लेकिन बीच में ही क्या हो जाता है? 1857 की क्रांति हो जाती है। तो कंपनी को भारत में प्रशासन चलाने के संबंधी ब्रिटिश संसद को अपना बहुत सारी नीति को बदलना पड़ता है, और बीच में आ जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। किसे दे दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ठीक है, भारत के प्रशासन का भार अब ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत राज्य सचिव कहा जाता था, दे दिया गया। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और भारत में प्रशासन का जिम्मा अब किसके पास रहेगा? भारत सचिव के पास रहेगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत सचिव के पास रहेगा, जो लंदन में रहेगा। वो ब्रिटिश बात करेंगे तो ब्रिटिश कैबिनेट के बराबर वो हस्ती रखता था। किसके बराबर? ब्रिटिश कैबिनेट के बराबर वो हस्ती रखता था। ध्यान में रखेंगे, उसकी सदस्यता के बाद 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति भी की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होता था तथा वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसे समूचे रूप से कहे तो भारत के सत्ता पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, इस अधिनियम में आने के बाद भारत में गवर्नर जनरल को अब मतलब वायसराय कहे जाने लगा था। वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत का कार्य करता था। ठीक है, कंपनी के साथ, कंपनी का मतलब क्या होगा? प्रशासन यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब चलेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में विधि वेत्ता की नियुक्ति की गई। ठीक है, 4 गो तो पहले था, 5 गो। ठीक है, पहले 3 गो, फिर 4 गो, फिर 5 गो। इसके तहत, ठीक है, भारत में विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली की, या फिर मंत्रिमंडलीय सिस्टम भी कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है 1861 में। कैंगिंग ने प्रत्येक विभाग में एक एक सदस्य के नियंत्रण में रखा। मतलब एक एक व्यक्ति को एक एक मतलब डिपार्टमेंट दे दिया गया, जैसे मंत्री पद कैसे अलॉट होता है, उसी तरीके से इस रूपरेखा को देखा जाए तो कैंगिंग ने एक प्रशासन मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी। इसको पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कैंगिंग के समय में। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा वह प्रांतों की स्थापना एवं उसकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता था, जो कि मुख्यतः संसद के पास अधिकार होता है। वैसा अधिकार किसके पास देगा? वायसराय को दिया गया। इस अधिनियम आने के बाद बंबई में मद्रास प्रांत की परिषदों को कानून निर्मित करने और उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। तो पहले जो शक्तियां जो इसे छीन ली गई थी, फिर उनको दे दी जाती है। तो ये भी बोला जाता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम में विकेंद्रीकरण की भी क्या होती है? नींव रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनको शक्ति लौटा दिया गया। बंबई एवं मद्रास प्रांत की परिषदों को, ठीक है, कानून निर्मित करने और उनमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। वायसराय के विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था। ठीक है, समझ गए? तो ये 1861 वाला अपने आप में क्या था? इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडलीय सरकार, या फिर बात करें मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की, पोर्टफोलियो सिस्टम की नींव रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पे बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, मतलब वार्षिक बजट पे बहस भी कर सकते थे, सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते थे, किंतु इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत परोक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। ठीक है, क्या चीज का? परोक्ष। ठीक है, परोक्ष निर्वाचन पद्धति का शुरुआत जो होता था, इसी के तहत हो जाती है 1892 वाला में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, अब जो आता है 1909 का, 1909 वाला आप लोग जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार इसको कहते हैं।
लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे, इस समय क्या थे, तो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मार्ले की बात करेंगे, भारत के राज्य सचिव थे। केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो कि 1892 के एक्ट में नहीं था, ध्यान में रखें, 1892 में नहीं था, जो कि 1909 में दे दिया गया। लेकिन यह सदस्य स्वदेशी एवं देशी राज्यों के संबंध मध्य रेलवे पर होने वाले वे पे दिन पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के संबंध में प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, मतलब सांप्रदायिक चीजों की पहली बार मतलब नींव जो थी 1909 के एक्ट में रख दी गई थी मुसलमानों को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि पृथक निर्वाचक मंडल की मतलब क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम लोग क्या होते हैं जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। पूछेगा किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, तो ध्यान में रखिएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और क्या होता है, तो देखेंगे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद तो दूसरा केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1919 के एक्ट में था। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें से एक राज्य परिषद जो कि अभी राज्यसभा की तरफ है। ठीक है, एक केंद्रीय विधानसभा जो कि अभी क्या बात करेंगे, लोकसभा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 1919 के एक्ट में। ठीक है, 1901 का अधिनियम है, सॉरी। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जिसमें क्या था, राज्य परिषद और दूसरा क्या था, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 में की जाती है। ठीक है, फिर 1935 में जाके क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। मतलब प्रांत में आप देखोगे तो 1935 में जाके द्वैत शासन समाप्त हो जाएगा, जो कि 1919 में शुरू हुआ था। और केंद्र में क्या होगा, तो केंद्र में 1935 में द्वैत शासन की शुरुआत होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे द्वैत शासन की प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, एक था आरक्षित और दूसरा था क्या था, हस्तांतरित विषय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर जनरल के मनोनीत पार्षदों की सहायता से करता था, तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मनोनीत पार्षदों की सहायता से करता था, तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के माध्यम किया जाता था। एक में मनोनीत था, जो कि मतलब क्या होता था, आरक्षित विषय के लिए। और दूसरा में क्या था, दूसरा में आप देखोगे हस्तांतरित था, जो कि मतलब किस लिए, निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से वहां पे प्रशासन करता था। लेकिन में दोनों में गवर्नर जनरल ही प्रशासन करता था। अब अगर बोलेगा तो जैसे 1919 में, 1909 में आप देखोगे सांप्रदायिक पृथक निर्वाचक मंडल या फिर सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, उसको फिर से बढ़ाया गया। 1919 में आप देखोगे इसको बढ़ाया गया, इसमें सिख को दे दिया गया, यूरोपियन को दे दिया, एंग्लो इंडियन को दे दिया, भारतीय ईसाई को दे दिया गया। सबसे अधिक वृद्धि जो था 1919 के एक्ट में ही किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें सिख को दिया गया, यूरोपियन को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, भारतीय ईसाई को दिया गया, सबको पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार का राइट भी प्राप्त होता है। तो अगर पूछेगा पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 में। कब दिया गया, 1919 में मताधिकार दिया गया, किसे दिया गया, महिलाओं को। ठीक है, उन्नीस सौ महिलाओं को उन्नीस दिया में गया दिया, उन्नीस सौ मताधिकार। उन्नीस के तहत दिया गया सर। 1919 के एक्ट की तहत दिया गया। ये पहला बार आई थिंक 1926 में शायद ये लोग वोट कर, 1926 में कि 1928 में समथिंग में। ठीक है, 1919 के एक्ट की तहत दिया गया, प्रयोग नहीं करते, अभी आगे चल के प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, आप चलेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, अभी तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे आखिरी, सबसे लंबा, सबसे तगड़ा ही था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका आधार क्या था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, जो कि 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए लेकर आई थी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ठीक है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे तो 1935 से आधार जो था इसी का बना। इस अधिनियम के अंदर भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, ध्यान में रखेंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी राजवाड़े भी शामिल थे। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि देसी रियासत ने इसमें शामिल होने से मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अखिल भारतीय साम्राज्य की बात कही गई थी, जिसमें से ये देसी राजवाड़े शामिल नहीं होते। देसी राजवाड़ों को मनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत पहले 1927 में, ठीक है, एक कमेटी भी बनाई थी, जिसको बटलर समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, बटलर बटलर आयोग था सर। ठीक है,
जो कि देसी रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच में संबंध को अच्छा करना था। प्रीवियस ईयर पूछा लेकिन हुआ है, अभी किसी का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, लेकिन ये कभी भी मतलब संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ये अखिल भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय भारत जो बना था, भारतीय संघ जो बनाना था, जिसमें जितने भी, जहाँ पे भारत में ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पे ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब है वैसा प्रांत जहाँ पे गवर्नर के द्वारा प्रशासन को चलाया जाता था या फिर कमिश्नर के द्वारा चलाया जाता, उन सबको मिलाकर साथ में देसी राजवाड़ों को भी शामिल करना था। ठीक है, लेकिन इसमें वो शामिल नहीं हो पाए और इसमें उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं किया गया, तो ये संभव नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत, केंद्र स्तर पर द्वैत शासन को प्रणाली स्थापित कर दी गई। इसके द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई तथा प्रांतीय विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। सब प्रांतीय मतलब सिंपल सब्जेक्ट प्रांत सूची, जो कि भी राज्य सूची है। ठीक है, एक तरह से उनको उस पर कानून बनाने का उनको अधिकार दे दिया गया तथा गवर्नर जनरल सभी कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह से करता था, जिसमें से राष्ट्रपति या फिर वायसराय, राष्ट्रपति की बात करेंगे या फिर क्या बोलते हैं, प्रांतों में जाएंगे तो क्या होता है, वहां पे गवर्नर जो होता है किनके सलाह पे काम करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है ना। तो इसकी शुरुआत 1935 में हो गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से पृथक कर दो नए प्रांत, ठीक है, सिंध एवं ओडिशा का निर्माण किया गया। बर्मा को 1935 के एक्ट में, 1937 में बर्मा को अलग किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कब अलग किया गया था, तो 1937 में बर्मा को अलग किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। जब तक बर्मा था, बर्मा का प्रशासन भारत से ही चलाया जाता था। अगर पूछेगा भारत से बर्मा का प्रशासन कहाँ से चला जाता था, तो बॉम्बे से चलाया जाता था। कहाँ से चला जाता, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंध का प्रशासन कहाँ से चला जाता था, बॉम्बे से चला जाता था। कहाँ से चला जाता था, बॉम्बे से सिंध का प्रशासन चला जाता था। इसमें क्या होता था, दो चीजें होती है। ठीक है, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध एवं ओडिशा का निर्माण किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1936 में ओडिशा बनेगी, 1936 में ओडिशा बनेगा, सिंध भी बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1936 में ओडिशा बनता है, लेकिन 37 में प्रांत का दर्जा दिया जाता है। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन थे, एक प्रांतीय सभा तथा दूसरा राज्य परिषद। ठीक है, कौन थे, तो ध्यान रखिए, केंद्रीय विधान मंडल में दो सदन, एक संघीय सभा तथा दूसरा जो था राज्य परिषद। ठीक है, राज्य परिषद जो कि अभी एक अस्थायी सदन है, जस्ट लाइक अभी राज्यसभा सेम काम करती है। इसका 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते थे, वर्तमान में दूसरा वर्ष पे करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत विषयों में 3 श्रेणियों में विभक्त हो गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो कि वर्तमान स्वरूप में भी कार्यरत है। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये बना था 1937 में। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशजनक करके इनका निंदा की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी कहा। ठीक है, क्या कहा था, इंजन रहित गाड़ी किसने कहा था, नेहरू ने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तथा इसे गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था नेहरू जी ने। ठीक है, तो ध्यान में, जवाहरलाल नेहरू से अनेक ब्रेकों वाला, ठीक है, किंतु इंजन रहित गाड़ी, ठीक है, तथा गुलामी का अधिकार पत्र भी नेहरू जी ने कहा कि इसे क्या किया था, संबोधित किया था। ये आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें भारत में सिविल सेवा। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में, ठीक है, सिविल सेवा में आने वाले युवाओं को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्या काम करती थी कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज, तो जो सिविल सेवा के जो अधिकारी जो थे, तो वहाँ पे भारतीय भाषा में उनको शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें करने का मन था। मतलब इनका मन था से यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करे, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली को बातों को मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, वो आगे नहीं आने देती है। ठीक है, या तो स्वीकार नहीं करती है। बाद में कंपनी के निदेशकों ने कलकत्ता की जगह इंग्लैंड के हैलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की और यही सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था प्रशिक्षण के लिए, यहाँ पे 1800 में तो शुरू तो किया गया था, लेकिन मतलब इससे मतलब व्यक्तित्व नहीं रखते। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज मुख्यतः बनाने का यही उद्देश्य था, तो जो भी भारत में सिविल सेवा के जो अधिकारी जो होंगे उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बाद में हैलीबरी, कहाँ पे बनाया गया, हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। यहाँ पे क्या होता था, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आप चलेंगे 1855 में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने लगा। ठीक है, तो सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने लगा, लेकिन परीक्षा कहाँ पे होती थी, तो परीक्षा इंग्लैंड में होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट 1919 में सिविल सेवा की आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ मतलब कराने की बात कही गई। और पहला परीक्षा जो होता है 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ होता है, और पहला परीक्षा जो होता है वर्तमान स्वरूप में अभी प्रयागराज में। ठीक है,
प्रयागराज में परीक्षा होना प्रारंभ हुआ था, ध्यान में रखिएगा। इसमें से आईसीएस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ होता था, और पहला परीक्षा इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गया ना। देखिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1955 में भर्ती होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा पहला आईसीएस अधिकारी के नाम बताइए भारतीय का, तो क्या बताएंगे, क्या सत्येंद्र बताएंगे? नाथ, सत्येंद्र हाँ नाथ। बिल्कुल, एस एन टैगोर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में एस एन सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। टैगोर। और ठीक है, रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में भारत में लोकसभा आयोग का भी गठन कर दिया गया। तो अभी अगर बोलेंगे यूपीएससी का गठन कब हुआ, तो यही है, ठीक है, 1926 में 1926 में लोकसभा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, रॉयल कमीशन के अनुशंसा पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रॉयल की ली कमीशन ली ना, आयोग था, ली आयोग था। ली आयोग था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या था, ली आयोग था, ठीक है। अब आते कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन आते, इसमें तो सभी लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है, सभी लोग इसमें बोलेंगे, ठीक है। तो पहला अधिवेशन की बात करेंगे, तो आपको पता है पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे कहाँ पे हुआ था पहला अधिवेशन, बम्बई में हुआ ठीक था, है, ध्यान में बम्बई रखेंगे। तो मुंबई में 1885 में हुआ हुआ था। चलिए, अध्यक्षता किसने संभाली थी, तो क्या बताएंगे, WC बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी ने संभाली थी। गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में पहला आयोजन हुआ, कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था, तो क्या बताएंगे, 72 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उस समय समकालीन गवर्नर कौन थे, तो क्या बताएंगे, डफरी। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सचिव कौन थे, सचिव कौन बने पहला अधिवेशन में ए कांग्रेस के ह्यूम, सचिव, ए ह्यूम। ए ह्यूम बने, ठीक है। अब प्रमुख नेता की बात करेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो उपस्थित नहीं थे, लगभग सभी प्रमुख नेता थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे तो ये साहब उपस्थित नहीं थे। अगर पूछेगा इनमें से कौन सा नेता, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, तो ध्यान में रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या नाम था इनका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार से इसमें कोई भी सदस्य नहीं गया था, ठीक है, कांग्रेस के पहला अधिवेशन में बिहार से एक भी सदस्य नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया, ठीक है। दूसरा अधिवेशन में नेशनल का पूछेगा, ठीक है, कांग्रेस मतलब कांग्रेस में किस संस्था को विलय कर दिया जाता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया, ठीक है, किसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव किसने दिया था, तो क्या बताएंगे, दादा नौरोजी, दादा नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने। ये जो होती है दूसरी में होती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें विलय हो गया, ठीक है। और दूसरा का अध्यक्षता किसने संभाला था, दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा जो आता है 1987 में, तीसरा जो होता है का मद्रास में होता है, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मिलता है कांग्रेस में, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो तीन गो अध्यक्ष जो, तो तीन गो जो थ्रू का तीनों प्रेसिडेंसी में था, पहला बंबई प्रेसिडेंसी में, दूसरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, तीसरा जो था मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तीनों आपको याद रहेगा, ठीक है। हाँ, चौथा की बात करें, अरे यार बंद रहो हमेशा के लिए, ठीक है। चौथा की बात करेंगे तो चौथा 1988 में हुआ, कहाँ पे, इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। यूले साहब को इसका अध्यक्ष बनाएगा, जो कि मतलब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं 1990, ठीक है। 1990 में क्या है, तो 1990 से क्या इंपॉर्टेंट है, तो 1990 में फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्षता 1890 करते, जो कि सर, कलकत्ता, सॉरी 1890, सॉरी 1890 कहाँ पे हुआ, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदाम्बली गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। अगर पूछेगा भारत की पहली स्नातक को है, तो कदाम्बली गांगुली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कदाम्बली गांगुली 1890 वाला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन में क्या करती है, कांग्रेस सत्र को अधिवेशन की क्या करती है, संबोधित करती है, ठीक है। कभी भी पूछा जाएगा किस अधिवेशन में सबसे पहली बार कदाम्बली गांगुली ने, ठीक है, कांग्रेस को संबोधित किया था, 1890 कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता अब ने। आते हैं 1896, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी की बात करेंगे, कलकत्ता में थे, ये दूसरे मुस्लिम थे। यहाँ पे क्या पहली बार वंदे मातरम गाया, किनके द्वारा वंदे मातरम गाया गया, सबसे पहली बार किसने गाया था, तो रविन्द्रनाथ रहीमतुल्लाह, टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर गाते ने, हैं। ठीक है, ठीक है। वंदे मातरम या फिर राष्ट्रगीत या फिर राष्ट्रगीत, दोनों में आरएनटी साहब ही आएंगे, ठीक है, ध्यान रखें। रहमतुल्लाह सयानी 1896 में कलकत्ता में। फिर आएंगे गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएंगे बनारस, इसमें क्या था, बंग भंग की आलोचना की गई, ठीक है, बंगाल विभाजन का आलोचना किया गया, और स्वदेशी में बहिष्कार का मतलब क्या किया गया, समर्थन किया गया। इस अधिवेशन 1905 में कहाँ पे हुआ था, बनारस अधिवेशन, एग्जाम में पूछा जाता है। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की, जहाँ पे बंगाल विभाजन का आलोचना किया गया था। फिर आएंगे क्या था 1906 में, ठीक है, 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, ध्यान रखिए। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, कितने बार बने थे, 3 बार बने थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कांग्रेस का मूल्य स्वराज प्राप्ति को घोषित किया। कांग्रेस का मूल्य लक्ष्य क्या है, तो स्वराज को प्राप्त करना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
आप चलेंगे 1907, इसमें क्या है? रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष, ठीक, क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। नरम दल एवं गरम दल में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो कि मतलब गरम दल वाले थे वो चाहते थे तिलक या फिर तिलक को मतलब अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल वाले तैयार नहीं थे, इसलिए कांग्रेस का विभाजन होता है। अब आते हैं 1915 में। 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एसपी सिन्हा, यहाँ पे लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, जो कि गांधी जी को चाय पे भी बुलाया था, ठीक है। ये इरविन के बाद, ठीक है, इरविन के बाद भारत के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ही बनेगा, ठीक है। गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब वापस आते हैं तो भारत का गवर्नर हाँ, इरविन 32 से बदलकर लेकर लॉर्ड वेलिंगटन हो जाता है, ये ध्यान में 32 रखेंगे, 36 में ठीक है। बनता है सर। 32 से 36 में बनता है। हाँ, 32 में 36, 32 से 36 इरविन बनता। अगर पूछेगा पहला गवर्नर का नाम बताओ, ठीक है, जो कि मतलब क्या किया था, पहला गवर्नर, पहला मतलब व्यक्ति का नाम बताओ जो कि बाद में वायसराय बन गया, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट लिया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन ही होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 1916 में, यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। इसमें नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया। इसमें किसने अपना मतलब क्या किया था? लीग को समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और लीग के समझौता हो गया था, ठीक है। एक व्यक्ति का और भी नाम याद रख लीजिए मेरे तरफ से, जिन्ना का भी योगदान था, ठीक है। किसका योगदान था? जिन्ना भी था, ठीक है। तिलक जी थे, एनी बेसेंट, इन दोनों के मेल मिलाप से क्या हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर मतलब क्या किया? तो कांग्रेस नरम का दल और और गरम दल को मिला का। दिया, ठीक है। एनी बेसेंट और जिन्ना ने मिलकर मुस्लिम लीग का भी समझौता करवा दिया, क्या? हम्म। बोलिए भाई, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं नहीं। नेक्स्ट ठीक है, कीजिए। जिन्ना का भी योगदान था, ठीक है, इसलिए बता दिया हूँ, ठीक है। इसी में मतलब इन्होंने, एनी बेसेंट ने कहा भी था, ठीक है, जिन्ना को और किसको, नेहरू को क्या बताया था? देशभक्त कहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चल के फिर एनी बेसेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है इनका? सरोजनी नायडू ने कहा था। जी सर। हाँ, सरोजनी नायडू ने जिन्ना और नेहरू को देशभक्त कहा था, ठीक है। बात करें तिलक की, बात करेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। इन्होंने इसी अधिवेशन में कहा था, लखनऊ वाला में, ठीक है। चले 1917 में चलेंगे, एनी बेसेंट जी के यहाँ एक प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। ओवरऑल पहली महिला थी, लेकिन अभी भारतीय की बात नहीं हो रही, भारत वाला आगे आएगा, ठीक है। आप चलते 1920 में, बी रघवाचारी, नागपुर अधिवेशन इंपोर्टेंट क्यों है? कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति को घोषित की 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इससे पूर्व सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में असहयोग की कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई थी। तो कलकत्ता वाला विशेष अधिवेशन था 1920 वाला, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या नाम था उनका? आ, याद नहीं आ रहा है नाम, आप लोग बताइए, ठीक है। 1920 में बी रघवाचारी का नाम याद रखिएगा। इसी में मतलब क्या किया गया था? तो कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासत के प्रति नीति की घोषणा की थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। इससे पूर्व 1920 में कलकत्ता में लाला विशेष लाजपत राय अधिवेशन, थे। हाँ, लाला राजपत राय, बिल्कुल लाला साहब, ठीक है, लाला साहब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, विशेष अधिवेशन में वो थे, ठीक है। बी रघवाचारी जो थे, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1920 में कलकत्ता के असहयोग के समय विशेष ये थे। अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय। हाँ, ठीक है। अब चलते 1924, ठीक है, क्या होता है? असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। एकमात्र अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि मतलब कौन था? बेलगांव अधिवेशन था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो 1925 में सरोजनी नायडू, ठीक है, कानपुर अधिवेशन, प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। उसके बाद के 1927 में एम ए अंसारी, मद्रास में, क्या इंपॉर्टेंट था? तो स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन में बहिष्कार का प्रस्ताव भी जो था 1927 वाला में मद्रास अधिवेशन में पारित किया गया। 1929 की बात करेंगे तो लाहौर अधिवेशन था। इसमें क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग रखी कि नेहरू ने अध्यक्षता की थी, क्या? पूर्ण स्वराज की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे 1931 में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया, ठीक है। इसमें 1931 वाले कराची अधिवेशन में, ठीक है। 1936 में फिर क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने का कुंजी बताया था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन में होता है, ठीक है, ये ध्यान अप्रैल में रखेंगे। हुआ था। 1900, क्या? ये अप्रैल में हुआ था 36 वाला अधिवेशन। हाँ, ये पहले हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर चलेंगे 1900, फिर 1937 में क्या होता है? ये फैसपुर दिया हुआ है, इसमें इसी में दे दिया है, ये 36 दिए, 1936 ही दे 37 दिया होगा। है। 37 होगा। 37 होगा, ठीक है, फैसपुर में हुआ था, ठीक है। ये पहला अधिवेशन था जो कि मतलब क्या हुआ था? ये कहाँ में गांव हुआ में था? हुआ था। वैसे कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे समानता।
आप चलेंगे 1938 में, चलेंगे हरिपुरा अधिवेशन, चलेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय नियोजन समिति को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन पंडित था? नेहरू। सुभाष चंद्र पंडित बोस। ठीक है, अध्यक्ष की बात करेंगे, नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, 1 मिनट कॉल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? राष्ट्रीय नियोजन समिति ध्यान में रखिएगा 1938 में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किनके द्वारा था? नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप चलते 1939 में त्रिपुरी संकट आता है। त्रिपुरी संकट में क्या आता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं। गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार जाते हैं। गांधी जी बोलते हैं ये मतलब मेरी हार है, ठीक है, मेरी व्यक्तिगत हार है। इसके बारे में तो सुभाष चंद्र बोस जी भी इस्तीफा दे देते हैं। बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1946 में चलेंगे तो आजादी के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर पूछेंगे 1946 में कौन बना था, तो जेबी कृपलानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष तो यही थे, जेबी कृपलानी ही आजादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये संक्षेप में कांग्रेस के सारे अधिवेशन का आपका डिवीजन हो गया। ठीक है, आप चलते हैं, 20 मिनट हमारे पास समय बचा हुआ है क्योंकि फिर क्लास लेनी है। तो इसमें गवर्नर जनरल व वायसराय से संबंधित कार्य को देखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर की बात करेंगे तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन होगा, बताएंगे जरा? रॉबर्ट कलाम। बिल्कुल, रॉबर्ट कलाम की बात करेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना इसी के समय में होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि जो होती है 1765 में, इसी के समय में होती है। ध्यान में रखेंगे, हालांकि दूसरा चरण में होता है। ठीक है, संधि कब से कब तक होता है? दूसरा चरण में होता है, क्योंकि ये 57 में आएगा। ठीक है, 57 से लेकर 60 तक रहेगा। ठीक है, फिर वापस चला जाएगा, फिर 65 में आता है 5 साल के बाद। अब 65 से लेकर 67 तक मतलब क्या करेंगे, तो ये भारत का मतलब क्या रहेगा, तो गवर्नर रहेगा, भारत का नहीं बंगाल का, सॉरी क्या, बंगाल का गवर्नर रहेगा। तो 2 चरण में ये रहा था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसे पृथ्वी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था। क्या कहा गया था? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग क्या था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ध्यान में इसको रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये गवर्नर जनरल बनने वाला था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ये भी 2 चरण में रहता है। ठीक है, 1772 से लेके 85 तक रहता था, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भी रहेगा। एक कंपनी के गवर्नर के अधीन भी रहेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल भी बनता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनी का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसमें जनरल शब्द लगा दिया गया। तो कंपनी के अधीन ये 72 से लेकर 73 तक रहेगा। 73 के बाद की बात करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 85 तक रहेगा। ठीक है, ये क्या किया, तो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना भी इसी ने की थी। इसने क्या करवाया, और तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। अब मुगल सम्राट को जो 26 लाख पेंशन जो मिलता था, ठीक है, माइक बंद कर लिए, मुगल सम्राट को जो 26 लाख पेंशन जो मिलता था, उसको वार्षिक पेंशन बंद कर दिया। क्योंकि जब इलाहाबाद की संधि जब हुआ था, तब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, 26 लाख पेंशन देने की बात कही गई थी। उस पेंशन को मतलब क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुगल सम्राट बाद में मराठों के साथ, मराठों के क्या बोलते, मराठों के मदद से फिर से मतलब दिल्ली के, ठीक है, गद्दी पे स्थापित हो जाते हैं। 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि, जहां तक मुझे याद है शायद ये 73 में। ठीक है, 65 में था ये इलाहाबाद की संधि। अरे वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 1765 के बाद 1773 में, ठीक है, फिर से दिल्ली का सम्राट मतलब बन जाता है शाह आलम द्वितीय, मराठों की सहायता से, महाजी सिंधिया की सहायता से। तो ये पेंशन बंद कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, वारेन हेस्टिंग पेंशन क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है, बंगाल का ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाकर फांसी की सजा इसी ने दिलवा दिया था। एकमात्र गवर्नर जनरल इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग का आरोप लगा था। ठीक है, लेकिन वो आरोप कभी भी साबित नहीं हो पाया। ठीक है, अगर पूछेंगे महाभियोग पे, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस होता है, जस्ट लाइक लोकसभा भारत में। ठीक है, लोअर हाउस की बात करें लोकसभा, उसी तरह वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स भारत में राज्यसभा के बराबर होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया गया, इनके ऊपर क्या लगाया गया, तो इनके ऊपर महाभियोग का आरोप लगाया गया, लेकिन साबित नहीं हो पाया। ठीक है,
इनके समय में आप देखोगे अगर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो कि सलाबाई संधि से समाप्त होता है 1775 से लेकर 82 तक। 82 में सलाबाई की संधि होती है, आंग्ल मराठा युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। दूसरा युद्ध की बात करेंगे तो दूसरा लड़ाई जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, 1780 से लेके 1784 तक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें कौन सी संधि हुई थी 1784 वाला में, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम, हाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ध्यान में रखेंगे इसमें, ठीक है। और इसी में 70 से लेकर 80 से लेकर 84 तक इसमें दो नेता आएंगे, ठीक है। शुरू में हैदर रहेगा, लेकिन 82 में हैदर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर मतलब टीपू के हाथों में मतलब सत्ता चली जाती है, ठीक है। तो 82 में मंगलोर का हैदर संधि की दूसरा मृत्यु में, होती है। दूसरा में मंगलोर है, पहला मद्रास है और तीसरा श्रीरंगपट्टनम है। अच्छा 4 को था, सॉरी इसमें मैंगलोर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है, मिस्टेक, ठीक है। इसको ध्यान में रखें, तीसरा में क्या है, तो तीसरा में क्या है, तो श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, क्या है, तो आगे भी जरा चीजों को देखते हैं, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ, ठीक है, रिंग फेंस की नीति का वारेन हेस्टिंग्स नहीं मतलब क्या क्या संबंधित किया था, डिटेल्स पढ़ाऊंगा। तो रिंग फेंस क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी समझिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लेकर आया था, वारेन हेस्टिंग्स ने लेकर आया था, ठीक है। फिलहाल नहीं बताऊंगा, नहीं तो लंबा क्लास चला जाएगा, ठीक है। ये रैपिड फायर रिवीजन है ये। अब चल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो ये व्यक्ति जो था सेनापति था, ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो यहाँ पे उपनिवेशियों के खिलाफ ये मतलब लड़ रहा था ब्रिटिश की तरफ से, लेकिन वहां पे बहुत करारी से हार मिली थी, ठीक है। जब हार मिली थी तो व्यक्ति बोला था नहीं हम तो अच्छे हैं, वहां पे नीति ऐसी थी उसके बारे में हार गए, तो ब्रिटिश सरकार ने बोला बहुत अच्छा है, तो चलो तुम जाओ भारत जाओ, तुमको एक मौका और भी दिया जाता है। ये भारत आता है, जब भारत आता है तो ये मतलब प्रशासन के अलावा, ठीक है, सैनिक नेतृत्व भी अपने हाथ में लेता है, क्योंकि कॉर्नवालिस ऑलरेडी क्या था, ब्रिटिश सेनापति था, ठीक है। न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण कर दिया, 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना की, ठीक है, जिससे 3 बंगाल में था, 1 बिहार में था। अगर पूछेगा किस गवर्नर जनरल ने, ठीक है, भ्रमणशील अदालत की स्थापना किया, तो इसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। कब तक रहेगा, 2 बार रहता है, एक 86 से 93 तक रहता है, एक 1805 में भी आता है, लेकिन 1805 में आता है तो इसकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है, इसलिए कॉर्नवालिस का कब्र की बात करेंगे तो भारत के किस राज्य में दिखेगा, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, गाजीपुर। गाजीपुर में, ठीक है। तो दूसरा बार जब ये आता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसने 1893 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। कॉर्नवालिस कोड एक तरह कानून की संहिता थी, प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना करवाया, दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया, ठीक है। तो पुलिस चौकी का स्थापना करवाता, दरोगा का भी आप लोग एग्जाम देते हैं, तो ये कॉर्नवालिस नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। इसलिए दरोगा को इसका इंचार्ज इसी ने बनाया था, ठीक है। साथ में 1893 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत भी जो थी इसी ने की थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जनक इसी को कहते हैं। कॉर्नवालिस की कब्र की बात करेंगे तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इससे प्रश्न पूछा जाता है, कब्र कहाँ है, अस्थायी बंदोबस्त कब आया था, किसने लाया था, सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना किसने की थी, कॉर्नवालिस कोड कब आया था, न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किसने किया, 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना किसने किया। सारे प्रश्न कॉर्नवालिस से पूछे जाते हैं। 86 में आएगा, 93 तक रहेगा, फिर 1805 में आएगा तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब आते अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है। अहस्तक्षेप की नीति का पालन किसने किया, तो सर जॉन सोर ने किया, जो कि 93 से लेकर 98 तक रहेगा। उसका लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि के भारत में जन्मदाता इसी को कहते हैं। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग पहले भी डुप्ले ने किया था, लेकिन बड़े पैमाने पे भारत पे सहायक संधि की इसी ने मतलब प्रयत्न किया था, ठीक है। सहायक संधि का जनक कहा जाता है। आप देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो था हैदराबाद था, ठीक है। हैदराबाद रियासत ने 1798 में स्वीकार किया, मैसूर ने 99 में, तंजौर ने 99 में, अवध ने 1801 में। अवध ने कब किया था, 1801 में। पेशवा ने दिसंबर 1801 में, ठीक है। उसके बाद बसिन की संधि होती है 1802 में पेशवा के साथ। बरार एवं भोसले ने 1803 में। सिंधिया ने मतलब क्या किया 1804 में, ठीक है। किसने नहीं स्वीकारा था, तो होलकर ने नहीं स्वीकारा था शुरू में, ठीक है, लेकिन बाद में भी सर होलकर स्वीकार लेता है। अगर पूछे किसने नहीं स्वीकारा था सहायक संधि को, तो क्या बताएंगे, होलकर ने सहायक संधि को नहीं स्वीकारा था। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकारा, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल किसने स्वीकारा, बोलिए सभी लोग। 1898 में किसने, हैदराबाद। मैसूर ने कब स्वीकारा, मैसूर ने। तंजौर ने कब स्वीकारा, तंजौर ने। अवध कई बार पूछता, अवध ने कब, 1801। पेशवा ने कब, पेशवा ने, ठीक है। बरार एवं भोसले ने, 1803। और सिंधिया ने, 1804।
मराठा संघ में से किसने नहीं स्वीकारा? होकर नहीं। होलकर ने नहीं स्वीकारा, ठीक है। यहाँ पे इसी के समय चौथा अंगल मैसूर युद्ध होता है। चौथा अंगल मैसूर युद्ध के समय बेलेजली क्या कहता है? मैंने अपने दुश्मनों का पंगु कर दिया और अपने दोस्तों को बिना मजबूत किए हुए अपने दुश्मनों का मतलब क्या कर दिया? पंगु कर दिया, ठीक है। चौथा अंगल मैसूर युद्ध में मराठा का देश ब्रिटिश का दोस्त कौन था? तो मराठा और निजाम, ठीक है। इसने मराठा में निजाम की शक्ति का प्रयोग किसके खिलाफ किया? तो टीपू के राज्य मैसूर के खिलाफ किया, ठीक है। अब मैसूर में क्या होता है? चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में टीपू मारा जाता है मैसूर में, ठीक है। फिर से अड्यार वंश के शासन को फिर से प्रतिस्थापित करके, ठीक है, मैसूर को मतलब मैसूर के साथ सहायक संधि की जाती है। बार्लो की बात करेंगे तो इसमें बेल्लोर का में सिपाही विद्रोह हुआ था। कौन किया था सिपाही विद्रोह बेल्लोर में? ये टीपू का जो बच्चा जो था ना, उसको कैद करके रखा गया था, ठीक है। टीपू का बच्चा क्या करता है ना, तो वहां पे जेल में जो सैनिक वगैरह जो था ना, उसको मतलब चढ़ा बढ़ा देता है, ठीक है। और वही सैनिक जो होता है वो चढ़ बढ़ कर जाने के बाद से, ठीक है, एक दिन के लिए नहीं कहते अपने पिता का नाम ऊंचा कर देना, पूरे बेल्लोर में सैनिक विद्रोह करवा दिया था टीपू का दोनों बेटा ने, ठीक है। ये 1806 में हुआ था, ठीक है, बेल्लोर में सिपाही विद्रोह। इसमें टीपू का दोनों बच्चे का बहुत बड़ा हाथ था। लॉर्ड विंटो प्रथम की बात करें, द्वितीय नहीं प्रथम की बात हो रही है यहाँ पे। इसके समय अमृतसर की संधि होता है, लेकिन अमृतसर के संधि में ये उपस्थित नहीं था, ठीक है। अमृतसर के संधि में लॉर्ड विंटो के बिहाफ पे किसने किया अमृतसर की संधि? जिसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, कौन थे? मेटकॉफ। मेटकॉफ था। कौन था? मेटकॉफ था। अमृतसर के संधि में कब होती है? अमृतसर की संधि 1809 में होती है, ठीक है। और किस नदी को, ठीक है, दोनों राज्यों के बीच का सीमा माना गया था? कौन सा नदी? नर्मदा। सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में ही आया था, ठीक है। लॉर्ड विंटो प्रथम के शासन काल में 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसमें ईसाइयों को भारत में क्या करना था? तो ईसाई भारत में क्या कर सकते थे? ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पे खर्च किया जाए, किस एक्ट में था? 1813 के एक्ट में था। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आते हैं आंगल नेपाल युद्ध हुआ। आंगल नेपाल युद्ध की बात करेंगे तो 1814 से लेकर कब तक चला? तो 1816 तक चला, ठीक है। 1816 में क्या होता है? युद्ध का अंत होता है और यहाँ पे क्या होता है? तो एक संधि होती है जिसको सुगौली के संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। मराठा शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया 1800 इसी समय, ठीक है। इसी के समय में मराठा शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारी कौन थे? तो मराठा सेना में काम करने वाले सैनिकों पिंडारी थे, ठीक है। जो कि मराठा सेना से ये मराठा शक्ति को समाप्त हो जाने के बाद पिंडारी लोग क्या हो गए थे? पिंडारी लोग बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। तो ये लूटपाट करने लगे थे। तो इसका दमन करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है, ठीक है। एमहर्स्ट की बात करेंगे, इस समय अंगाल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें अंगल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 26 तक चला। बैरकपुर में विद्रोह हुआ, ठीक है, एक सैनिक विद्रोह, ठीक है, सैनिक विद्रोह, ठीक है, इसके समय में हुआ था। 1806 में बेल्लौर में सिपाही का विद्रोह हुआ। उसका बैरकपुर में सैनिक का विद्रोह हुआ 1824 में। उसका अंग्रेज एवं बर्मा के यांडबू की संधि हुई। यांडबू की संधि कब होती है? 1826 में। 26 में स्टार्ट होती है यांडबू की संधि, ठीक है। 1826 में यांडबू की संधि होती है, ठीक है। 1826 में यांडबू की संधि होती है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो इसने कुछ अच्छे काम भी किए। सबसे पहले 1833 चार्टर एक्ट भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। ऐसा पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। सती प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है। कर्नल स्लीवन की सहायता से ठगी प्रथा की समाप्ति की। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए धारा 17 का प्रयोग किया। किस धारा का प्रयोग किया? धारा 17 का प्रयोग करके सती प्रथा पे रोक दिया। ठगी प्रथा का दमन किया, ठीक है। 1830 में कर्नल स्लीवन के सहायता से ये सब विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। अब चलेंगे कहां पे चलेंगे? हाँ, 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी ने करवाई। शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। शिशु बालिका हत्या पर भी इसी ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। शिक्षा के संबंध में आंगल पार्चे विवाद इसी के समय में होता है, ठीक है। अब आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो कि 1835 से लेकर 36 तक भारत के गवर्नर रहेगा। 1809 में अमृतसर की संधि में यही शामिल था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में इनको चार्ल्स मेटकॉफ को हम लोग जानते हैं। ऑकलैंड की बात करेंगे 36 से लेकर 42 तक रहेगा। इसके समय में क्या होगा? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो होगा इसी के समय, ऑकलैंड के समय। एलनबरो की बात करेंगे। एलनबरो के समय में जो भी घटना होगी ना सब 1833 में ही होती है। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 में।
1843 में दास प्रथा का उन्मूलन, 1843 में रविवार का छुट्टी, ये भी 1843 में। एलन बोरो के समय में ज्यादा चीज जो होगा 1843 में ही होगा। 1843 रहे संबंधित है तो एलन बोरो का उसमें आ जाता है, क्योंकि 1843 में बहुत कुछ किया था। 3-4 और रविवार की छुट्टी हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। और सिंध का प्रशासन कहाँ से चलते थे, तो बॉम्बे से चलता था। फिर 1937 में जाके सिंध को मतलब क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य से हटा दिया गया था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य से हटाया नहीं गया था, उसको अलग से एक बना दिया गया था, अलग से एक मतलब राज्य का दर्जा दिया गया था। मतलब भारत से नहीं चलेगा वो प्रशासन उसका, हालांकि सिंध का प्रशासन भारत से चलता था। हार्डी की बात करें, नरबली प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो था इसी समय लॉर्ड हार्डी के शासनकाल में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें। अब चलता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से भर भर के प्रश्न आता है, क्या क्या आता है, तो द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का विलय हुआ। पंजाब का विलय कब हुआ, 1800 कब हुआ, 49 में। कब हुआ, 1849 में। ठीक है, अंगल बर्मा युद्ध होता है इसी के समय। 1850 में सिक्किम का विलय हुआ। एक होता है ना क्या, यंग हस्बैंड। ठीक है, यंग हस्बैंड मिशन जो था किसके लिए, ठीक है, सिक्किम के लिए भेजा जाता है। ठीक है, सिक्किम पे आरोप लगता है 2 डॉक्टरों के साथ मतलब क्या दुर्व्यवहार किया, इस आधार पर मैंने डलहौजी था सिक्किम के भारत में विलय कर लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करेंगे, इसको बेपगट का सिद्धांत कहते हैं, राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इसके तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्यों की बात करेंगे, सबसे पहले सतारा को विलय किया जाता है। कब विलय किया जाता है, सतारा को, 1847 जयपुर एवं संभलपुर को कब विलय किया जाता है, जयपुर एवं संभलपुर को 49 में, बघाट को 50 में। ठीक है, यहाँ पे उदयपुर को 52 में, झांसी को 1853 में। याद कीजिएगा, झांसी को कब विलय किया जाता है, 1853 में। ठीक है, 1854 में बात करेंगे किसको, तो नागपुर को। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बेपगट के सिद्धांत के तहत, ठीक है, आपको ध्यान में रखिएगा, अवध का विलय नहीं होता। अवध का विलय होता कुप्रशासन के आरोप लगाकर। ठीक है, अवध का विलय कुप्रशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में किया जाता है। शिक्षा से समय बूट डिस्पैच को लागू किया गया, ध्यान में रखेंगे। तो बूट डिस्पैच इसी के समय लागू होता था। भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 के। कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत जो थी, कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत इसी के समय में होती है, 1853 में। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में। डाक टिकट का मतलब प्रचलन जो था इसी के शासनकाल में होता है। ठीक है, डाक टिकट का। ठीक है, उसके बाद सार्वजनिक लोक विभाग, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अभी भी भारत सरकार में, अभी भी देखिएगा पीडब्ल्यूडी राज्य सरकार में आपको दिखेगा। तो पीडब्ल्यूडी इसी के समय बनाया गया था, सबसे पुरानी संस्था जो कि अभी भी कार्यरत है, पीडब्ल्यूडी, जो कि सबसे ज्यादा रुपया वाला विभाग है। हाँ, भारतीय बहुत करप्शन होता है। भारतीय गंडक नागरिक विभाग। सेवा में नियुक्ति को पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होती है 1855 में, इसी के शासनकाल में होती है। कैंगिंग की बात करेंगे तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, और प्रथम क्या, क्लास का टाइम क्लास का, मेरा क्लासेस ज्यादातर पेड क्लासेस वैसे 8:30 बजे सुबह आप आएंगे ना, तो 8:30 बजे क्लासेस जो होती है उसमें प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से करवाता है। 2 से 2.5 घंटा का होता है, 8:30 बजे सुबह में आया कीजिए। ठीक है, दोपहर के क्लासेस का ठीक नहीं रहता, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो समय मिला तो ले लिया, कभी नहीं समय मिला तो नहीं लिया। लेकिन 8:30 बजे वाली क्लास प्रतिदिन होती है। बाकी बीपीएससी की क्लासेस लेकिन जब होता है तो एक बार 4 गो टॉपिक होता है। हाँ, 3-4 टॉपिक एक बार में समाप्त कर देता हूँ। आधा घंटा 10 मिनट नहीं, 2-2.5 घंटा का क्लास होता है, 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, तो उस क्लास में आप आएंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली क्लासेस नहीं हो पाती क्योंकि रेगुलर नहीं हो पाती है। ठीक है, यही ग्रुप में। हाँ हाँ, यही क्लास में 8:30 बजे सुबह में। ठीक है, आप देखें कैनिंग के बारे में जानेंगे, 56 से लेकर 62 तक रहेगा। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्रथम वायसराय था। 1857 का विद्रोह होता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है, इसके तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है, सब में 1862 में आपको क्या होगा, तो हाईकोर्ट की स्थापना की जाएगी। लेकिन उसके बाद इलाहाबाद में 1866 में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। लेकिन इलाहाबाद वाला हाईकोर्ट इलाहाबाद में शुरू में नहीं होता, कहाँ पे होता है, आगरा में होता है। इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, रख लीजिए। ठीक है, अगर पूछेगा क्या इलाहाबाद वाला हाईकोर्ट इलाहाबाद में था 1800, आगरा में था, इसको इलाहाबाद उठा के 1875 में ले जाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहले कहाँ पे स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, आगरा में। ठीक है, बाद में उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, इलाहाबाद प्रयागराज ले जाएंगे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है इसके समय में, और इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया जिसमें पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या था, मतलब सभी लोगों को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली इक्वल टू मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ठीक है, तो पोर्टफोलियो प्रणाली था एक तरह का मंत्रिमंडलीय व्यवस्था था, जिसमें लोगों को विभाग को बांट दिया गया, आप इस विभाग को देखो तो आप इस विभाग को देखो। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड एल्गिन की बात करें, बहावी आंदोलन का दमन जो होता है। ठीक है, इसी के बहावी आंदोलन का केंद्र की बात करेंगे
तो बिहार ही था वहाबी आंदोलन का केंद्र, जो था बिहार बन गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये एक ऐसा आंदोलन था इस पे मतलब शुरू में मतलब इस्लामी शुद्धिकरण की बात पे चली थी, लेकिन आगे चल के ठीक है ये हिंसक आंदोलन हो गया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसका क्या कर दिया, दमन कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसी के साथ बात करेंगे तो आपका ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री का इतिश्री होता है। ठीक है, आपको अब आर्ट एंड कल्चर नेक्स्ट क्लास में कभी पढ़ाया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, 55 नंबर पेज। यहाँ पे भारतीय कला व संस्कृति की शुरुआत होती है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने रखा था 1 घंटा का टारगेट रखा था, और 1 घंटा में आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो गया। ठीक है, जल्दी से मैं 5 मिनट और आप लोग से लूंगा और आप लोग से रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब की गई, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। कहने के समय हाँ 5 घंटा में Scanning मैंने का मॉडर्न समय एंड 5 घंटे लगभग लगा है मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने में। 5 वीडियो बने हैं, 4 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, चैनल पिन किया हुआ है, आप लोग वहाँ पे देख के कंप्लीट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दिया हूँ ठीक है इस किताब से। और आपका दृष्टि का 11 क्लास में आपका प्रॉपर ठीक है काफी मतलब डिटेल्स में दृष्टि का पॉलिटी भी खत्म किया हो। ठीक है, अब इस किताब से क्या शुरू करूँ, ठीक है आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दूं, लेकिन आपके लिए उतना आता नहीं है, या फिर आप बोलोगे तो मैं एनिसेंट या फिर मेडिवल पे बात कर सकता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी। पहले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ठीक है सरोजिनी नायडू बनी थी। किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने, 1925 में 1925 में अधिवेशन। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, 3 विषय बनाए गए थे। किस एक्ट में थे ये, 1935 बिल्कुल 1935 के एक्ट में थे। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ठीक है यहाँ पे बम्बई में मद्रास में ठीक है बम्बई में मद्रास एवं एक जगह और भी था। ठीक है बम्बई मद्रास और यहाँ पे क्या बोलते तीसरा प्रेसिडेंसी कौन था, हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, कलकत्ता में कब की गई थी, 1862 में 61 का था 1862 में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन इलाहाबाद में जो कि शुरू में पहले आगरा में लगाया गया था, वह कब किया गया था, क्या बताएंगे। 62 में तो 18 बाद में 1818 इलाहाबाद के 1865 नाम से ही था, अब इसको इलाहाबाद ही कहते हैं, लेकिन पहले वो आगरा में लगाया गया था। ठीक है, तो 1866 में था। ठीक है, बाद में जाकर इसको इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन शुरू में आगरा में लगा था वो। फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई थी, जिसका उद्देश्य ये था मतलब जो सिविल सर्वेंट जो होंगे उनको वहां पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। लॉर्ड ब्लेजली के टाइम में, लॉर्ड ब्लेजली टाइम हुआ था ना। ईयर 1800 1700 1799 में। हाँ वही 1800 में होता है। ठीक है 1719 1800 भी आंसर लेता है इसका, ध्यान में 1800 पूरा 1800, लेकिन वहां पे हो नहीं पाया। उसके लिए आप देखो लंदन में हैली बेली नाम का एक जगह पे हैली बेली की गुस्ता वहां पे मतलब उनको प्रशिक्षण दी जाती है। ठीक है, प्रथम आईसीएस अधिकारी की बात करेंगे, कौन हो जाएंगे। प्रथम विधि आयोग किस एक्ट में बनाने की बात की, प्रथम विधि आयोग 1833 1833 में प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की, मैकाले। चलिए विधि आयोग के प्रस्तावों को कानून के फॉर्म में कब लागू किया गया, 1859 में या फिर 1860 में, कैंगिंग के शासनकाल में आया था 1860 में। ठीक है, ध्यान में 1860 में। ठीक है, उसी कानून को भारतीय सरकार ने उसको क्या वर्तमान स्वरूप में उसी मतलब कानून को चेंज किया गया कुछ, हालांकि सारा उसी का नाम 22वां अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। हाँ बिल्कुल, विधि आयोग वही हमेशा एक विधि आयोग होता है जो कि कोई भी कानून बनता है ना तो उसको जांच करती है कानून सही कि नहीं, इसके लिए एक विधि आयोग होना चाहिए। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी उसी का है। ठीक है, अभी हिट एंड रन जांच हो रहा है। ठीक है, हिट एंड रन वालों को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ से सही है कि नहीं। ठीक है, संसद ने तो पास कर दिया, ये कानून क्या सही है कि नहीं उस पर भी मतलब विधि आयोग उस पर जांच करता है। पगार गिर गया। हाँ डीएम साहब निकल लिए हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। अन्य ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी, यह स्टेटमेंट की बात करें 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था, नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत सुंदर। ठीक, गुलामी का अधिकार पत्र, गुलामी का नया अधिकार पत्र किसने कहा था, नेहरू। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है नहीं नेहरू नहीं कहा था। ठीक है, ध्यान रखें। आपको पता है 1906 भारत में पहली बार लोकसभा आयोग का गठन कब किया गया था, 1926 में। इसको डी आयोग कहते हैं या फिर रॉयल कमीशन कहते हैं, दोनों सही है। ठीक है, रॉयल कमीशन या फिर डी आयोग दोनों कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद इसको रखिएगा। ठीक है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। बहुत सुंदर। ठीक है, बेहतरीन। शिशु बालिका पे हत्या पे प्रतिबंध किसने लगा दिया, विलियम बेंटिक ने। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बेंटिक
पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? डलहौजी सार्वजनिक निर्माण विभाग डलहौजी डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। यंग हस्बैंड मिशन को कहाँ भेजा गया था? सिक्किम या फिर म्यांमार? यंग हस्बैंड मिशन को म्यांमार। सिक्किम में। सिक्किम, ठीक है। अच्छा सिक्किम है। किस राज्य का विलय इस आधार पर कर लिया गया? वहां पे 2 ब्रिटिश डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, क्या बताएंगे? सिक्किम होगा। सिक्किम होगा, बहुत सुंदर। सिक्किम का विलय इसी आधार पे कर लिया गया, ठीक है। बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ हुआ करता था? महाराष्ट्र, पटना। अहमद बरेलवी वहां से निकला था, लेकिन इसका केंद्र जो था, हालांकि एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है। सऊदी अरब से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। मक्का मदीना से, मक्का से। इसको आप लोग ध्यान रखें। तो इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो गया। आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी में तो नहीं पूछता, लेकिन एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह का जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं एक चीज आप लोग का भी और भी मेरा इच्छा है मैं आप लोग को करवाऊं, ठीक है। मैं ये करवा दे रहा हूँ, ठीक है। यूनेस्को में जो भारतीय मोन्यूमेंट से जो शामिल हुए बताइएगा जरा, ठीक है। 1983 में किस किस मोन्यूमेंट को शामिल किया जाता है यूनेस्को में, ठीक है। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा गुफा। एलोरा 2 की लेंगे गुफा। उत्तर प्रदेश से और 2 लेंगे महाराष्ट्र से, ठीक है। क्या क्या लेंगे? तो ताजमहल और आगरा का किला, ठीक है, 1983 में। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ से? ठीक है, महाराष्ट्र से। 1983 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल करेंगे। आप चलेंगे 1984 में फिर 2 चीज को, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा महाबलीपुरम के, ठीक है, स्मारक को शामिल किया जाता है 1984 में। अब चलेंगे गोवा के चर्च में कॉन्वेंट गोवा को कब? 1986 में। और हम्पी के स्मारक समूह को, जो कि बेल्लारी कर्नाटक में पड़ता है, इसको कब शामिल करेंगे? 1986 में, ठीक है। खजुराहो के स्मारक छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको कब शामिल करेंगे? 1986 में। फतेहपुर सीकरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी शहर को किसने बताया था? वो भी अकबर नहीं बसा। दीवाने खास किसने बनाया था? अकबर नहीं बनाया था, ठीक है। इस सब को मतलब शामिल किया जाता है 1986 में, ठीक है। और ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल जैसे बृहदेश्वर मंदिर 1987 में। गंगाई कोंड चोलपुरन मंदिर जिसका निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। एरातेश्वर का मंदिर की बात करें 2004 में। इस सबको शामिल किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे एरातेश्वर मंदिर 2004 में था, बाकी के बृहदेश्वर मंदिर और यहाँ पे ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल चोल साम्राज्य से संबंधित है, 1987 हो जाएगा। पट्टदकल का स्मारक समुद्र कर्नाटक में 87 में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 87 में, ठीक है। यहाँ अजंता की यहाँ गलती मत कीजिएगा, अजंता और एलोरा पूछेगा ना तो 83 हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंटा अगर पूछेगा तो कब हो जाएगा? 87 हो जाएगा। सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, कभी शामिल होता है? 89 में, ठीक है। कुतुब मीनार एवं संबंध स्मारक कब होता? 93 में होता है, ठीक है। कुतुब मीनार का एंट्री गेट किसे बोलते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार का जो एंट्री गेट है किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था अलाई दरवाजा का? उसी के अंदर से प्रवेश करते हैं अलादीन खिलजी। इस्लामिक वास्तुकला का सबसे सुंदर नमूना माना जाता है। हुमायूं का मकबरा की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, इसको ताजमहल का, ठीक है, पूर्वगामी कहा जाता है, पूर्ववर्ती कहा जाता है, या फिर उत्तरावर्ती, क्या कहते हैं इसको? पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल से पहले इसका निर्माण हुआ था। किस पत्थर से हुआ था? ब्लैक, रेड, व्हाइट, ग्रीन। किस पत्थर से इसका निर्माण हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो था अकबर के शासनकाल में उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, ठीक है। हालांकि अकबर भी आंसर होगा तो सही ही होगा, ठीक है। ध्यान रखिए कहाँ पे है ये? तो 1993 में दिल्ली, 1993 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग को 1999 में, नीलगिरी माउंटेन को 2005 में, कालका शिमले रेलवे, ठीक है। भारत में 3 पर्वतीय रेलवे है, इसको 2008 में शामिल किया गया था। ये भी शामिल है ना सर? कौन है? कोंकण रेलवे भी तो शामिल है कि नहीं? कोंकण भी सही हो गया था सर। ये याद रखे, बिहार के महाबोधि मंदिर बिहार से ही है, ठीक है। 2000 इसमें बिहार से कितने हैं? बिहार से 2 है ना, ज्यादा है। नालंदा। एक कौन है? नालंदा। हाँ, नालंदा वाला में, बिल्कुल नालंदा वाला ही है। भीमबेटका की गुफा की बात करें 2003 में। चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करेंगे 2004 में। दिल्ली का लाल किला याद रखिएगा 2007 में है, ठीक है। जंतर मंतर जयपुर का ये भी शामिल है 2010 में। राजस्थान का पर्वतीय किले की बात करेंगे तो 2013 में है। रानी की बाव आपको देखेंगे तो कितने रुपए के नोट पे दिखेगा रानी का बाव? 100 रुपया। कितने? 100 रुपया में है।
हाँ 100 100 रुपया। रुपया में, ठीक है, 100 रुपये में आपको दिखेंगे, ठीक है। रानी की बाग 2013 में गुजरात में पड़ता है, ये पाटन में पड़ता है, ठीक है। नालंदा महाविहार बिहार से है 2016 में, तो 2002 में आप देखोगे तो बिहार से महाबोधि मंदिर, ठीक है। और ये 2016 में आप क्या हो जाएगा, तो नालंदा महाविहार, ठीक है। ली कार्बूजियर की महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य की बात करें 2016 में, ली कार्बूजियर ने किस शहर का स्थापना किया था? ली कार्बूजियर ने, ली कार्बूजियर किस शहर का निर्माता है? ली कार्बूजियर दिल्ली ली में। का चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ चंडीगढ़। चंडी का नेक्स्ट सैनी है ना। ली कार्बूजियर कहीं का तो है, याद नहीं आ रहा है। किसका क्या था ली कार्बूजियर, याद कीजिए आप लोग, ठीक है। चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ का नेक्स्ट सैनी है। ली कार्बूजियर है किसी का तो है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए सर, चेक अहमदाबाद करते के हैं। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर की बात करें 2017 में, विक्टोरिया गॉथिक आर्ट, ठीक है। विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको, ठीक है, अनअसेंबल की बात करें मुंबई में है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा 2018 में। गोथिक आर्ट का संबंध की बात करेंगे पुर्तगालियों से था। जयपुर शहर की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा राजस्थान में है, ठीक है। ये आपको 2019 में। काकतिया रुद्रेश्वर अम्बा मंदिर 2021 में, ठीक है। धौलावीरा की बात करेंगे 2021 में। धौलावीरा कितना नंबर का था? 40 नंबर का था। रमपप्पा की बात करेंगे 39 नंबर का था। 41 नंबर का क्या हो जाएगा? 41 नंबर का कृषि 42 हो विद्यालय। गया ना। शांति। हाँ, शांति निकेतन 41 नंबर का। 42 नंबर का अगर पूछेगा तो 42 नंबर पे क्या मारेंगे आप लोग? वैसल होयसल मंदिर स्मारक, ठीक है। ली कार्बूजियर क्या का स्थापना ली कार्बूजियर मिला? ली कार्बूजियर फ्रांस के रहने वाला था, जो चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार था। अरे हाँ, चंडीगढ़ शहर का रॉक गार्डन का निर्माण नेक्सन सैनी किया है, ठीक है, ठीक है, वही नो, ठीक वही है। तो रॉक गार्डन, वो वही रॉक कंफ्यूज गार्डन में के कर थे, रहा ये चंडीगढ़ के है। संस्थापक चंडीगढ़ जो वही याद आ रहा है, फ्रांस हाँ के रहने ठीक है। वाले थे। हाँ, फ्रांस का रहने वाला है, आर्किटेक्ट है ये, ठीक है, आर्किटेक्ट है। रॉक गार्डन का नेक्सन सैनी है, ठीक है। मुझे याद आ रहा था फॉर्म चंडीगढ़ रखते का, हैं ठीक है। तभी आदमी देता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका मॉडर्न हिस्ट्री